प्रिय विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है वह आप लोगों के जो राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए है और लेसन नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पाचन की क्रियाविधि। क्या पढ़ेंगे? मनुष्य में पाचन किस प्रकार से होता है उसको कहते हैं पाचन की क्रियाविधि। और पाचन की क्रियाविधि से 3 नंबर का प्रश्न आप लोगों के लिए पूछा जा सकता है कि मनुष्य में पाचन कैसे होता है। उसको 3 नंबर का प्रश्न है अपने एग्जाम्स में, आपकी एग्जाम्स में पूछा जाएगा। बोर्ड के एग्जाम में कैसे पूछा जाता है इनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। पहले पाचन की क्रियाविधि अपन पूरी अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पाचन की क्रियाविधि को अगर मनुष्य में पाचन की क्रियाविधि आपको अध्ययन करनी है तो इसको अपन 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहले तो आप भोजन देख लीजिए, भोजन कौन कौन सा खाते हैं आप। भोजन में जो भी खाते हो उसमें साइंस के हिसाब से इसको अपन देखो, प्रोटीन, इनमें पोषक तत्वों के हिसाब से अपन डिवाइड करते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये मुख्यतः क्या है? खाद्य पदार्थ है। भोजन में पोषक तत्व हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन हैं। लेकिन मुख्य जो पोषक पदार्थ हैं वो कौन कौन से हैं ये है। और न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह जो होते हैं इनमें ही होते हैं। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा व न्यूक्लिक अम्ल। एक और आप देख लीजिए, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल है। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है और न्यूक्लिक अम्ल। प्रोटीन को पचाने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं, वसा को कौन कौन से हैं और न्यूक्लिक अम्ल को पचाने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं। तो प्रोटीन को आप देखिए, एक एक नंबर का प्रश्न तो आप लोगों से इनमें से भी पूछ सकते हैं कि प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम के नाम लिखिए। हालांकि बहुत सारे हो जाएंगे लेकिन फिर भी आप ध्यान में रखेंगे कि प्रोटीन को पचाने वाले क्या है। एमासे से स्टार्ट करते हैं। पेप्सिन, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, पेप्सिन क्या है? प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। पेप्सिन के अलावा ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है और काइमोट्रिप्सिन। पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो एंजाइम्स है किसका पाचन करते हैं भाई? प्रोटीन का पाचन करते हैं। काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन किसका पाचन करते हैं? प्रोटीन का पाचन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का एमएलएस, मुरारीलाल सिरोलिया ध्यान रखें, एमएलएस माल्टेज का, इसमें कार्बोहाइड्रेट का पचाने वाला एम से माल्टेज, माल्टेज, एल से लैक्टेज और एस से सुक्रेज, ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले हैं। इसके अलावा भी एक दो आप ध्यान में रखेंगे। एमाइलेज एंजाइम जो है या एमिलेज इसको अपन कहते हैं, ये भी किसको पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। एमिलेज या एमाइलेज। ठीक है। वसा को पचाने वाला प्रमुख एंजाइम कौन सा है? लाइपेज। कौन सा एंजाइम है? लाइपेज एंजाइम जो होता है वसा का पाचन करता है। कौन सा एंजाइम करता है वसा का पाचन? लाइपेज। यानी कि लाइपेज, जैसे वसा को अपन लिपिड भी तो कहते हैं, LIPID, इसको लाइपिड भी कह सकते हैं ना। तो लाइपिड या लिपिड को पचाने वाला एंजाइम क्या है? लाइपेज। ठीक है। अब न्यूक्लिएजेज और बचा, जो खाने में न्यूक्लिएजेज किसमें पाया जाता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लिक एसिड को पचाने वाले एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड का पाचन करने वाले एंजाइम है न्यूक्लिएजेज कहलाते हैं। तो कौन कौन से एंजाइम करते हैं? न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज। उनको न्यूक्लियोटाइडेज भी कहते हैं, न्यूक्लियोसाइडेज भी कहते हैं, न्यूक्लिएजेज भी कहते हैं। तो कौन कौन से एंजाइम है? न्यूक्लिएजेज एंजाइम, न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम और न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम। इस प्रकार ये एंजाइम जो होते हैं ये सारे मिलकर के क्या करते हैं भाई? भोजन का पाचन करते हैं। किसका पाचन करते हैं? भोजन का पाचन करते हैं। इनमें से तो सिर्फ एक एक नंबर का प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि प्रोटीन के पाचन करने वाले एंजाइम के नाम बताइए। तो प्रोटीन का पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। फिर कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले एमएलएस, ठीक है, माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज। फिर एमाइलेज और वसा का लाइपेज और न्यूक्लिक एसिड्स का पाचन करने वाले न्यूक्लिएजेज है
न्यूक्लियोटाइडेज है, न्यूक्लियोसाइडेज है। ये एंजाइम जो होते हैं ये इसका क्या करते हैं, पाचन की क्रिया करते हैं अपने, अब पाचन की क्रिया कंप्लीट करते हैं एंजाइमों की सहायता से, अपने में भोजन का पाचन होता है। तो पाचन की परिभाषा मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि भोजन में उपस्थित जटिलतम पोषक पदार्थों का या कार्बनिक पदार्थों का एंजाइमों की सहायता से पाचन, एंजाइम की सहायता से सरलतम कार्बनिक अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो ये एंजाइम है जो पाचन की क्रिया करते हैं। तो अब दूसरा पॉइंट अपने सामने आता है कि पाचन जो होता है कहाँ होता है, पाचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो अपने जो आहार नाल या एलिमेंट्री केनाल जो है उसकी छोटी आंत्र में, कहाँ पर होती है, छोटी आंत्र में पाचन की क्रिया होती है। ठीक है, छोटी आंत्र या स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसमें पाचन की क्रिया संपन्न होती है। पाचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसमें, छोटी आंत्र में। और छोटी आंत्र में भी अगर आप लोगों से पूछ ले कि कौन कौन से भाग है, मैंने बताया था डी, जे और आई, इन तीनों में डिओडेनम, ठीक है, जैसे जेजुनम और आई से इलियम, ठीक है। डिओडेनम को कहते हैं ग्रहणी, ठीक है, और जेजुनम और इसको कहते हैं इलियम। तो इन तीनों में से भी मुख्यतः पाचन की क्रिया होती है ग्रहणी में। किसमें होती है, ग्रहणी में या डिओडेनम में होती है। जेजुनम व इलियम में मुख्यतः भोजन का अवशोषण होता है। जेजुनम व इलियम में क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे आप लोग। अब अपन चलते हैं पाचन की क्रियाविधि किस प्रकार से संपन्न होती है उसकी चर्चा अपन करेंगे। पाचन किस प्रकार से होता है, देखिए, देखो एकदम शॉर्ट में जल्दी से पाचन की क्रियाविधि आगे समझाइए। तो पहले पाचन को क्रियाविधि जो होती है उसको अपन 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो माउथ में पाचन, मुख में पाचन, मुख में पाचन, ठीक है। दूसरा आमाशय में पाचन, आंशिक पाचन होता है भोजन का, यहां से स्टार्ट, यहीं से हो जाता है। मुख में पाचन, आमाशय में पाचन। देखो मुख में पाचन है किस प्रकार से होता है कि माउथ में दांतों की सहायता से भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा और उसमें लार ग्रंथियां जो होती हैं उसका मिक्सअप किया जाएगा, ठीक है। तो दांतों के द्वारा भोजन को छोटे छोटे में टुकड़ों में तोड़ करके, उजाड़ों के द्वारा उनको पीस करके, और लार ग्रंथियों के द्वारा इसमें विभिन्न एंजाइम्स व सलाइवा है ना, वो मिला करके, ठीक है, लालारस कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में कहते हैं सलाइवा, उसमें मिला दिया जाता है। तो भोजन एक लुगदी सदृश संरचना में बदल जाता है। तो मुख में दांतों की व भोजन की क्रिया के बाद जो भोजन जो बनता है उसको कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं, बोलस। मुख में भोजन क्या कहलाता है, तो आप बताएंगे बोलस, BOLUS। क्या कहलाता है, मुख में बोलस है, मुख में भोजन क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। और लार ग्रंथियों में या लार में एक एंजाइम पाया जाता है। कौन कौन से, लार में कौन कौन से एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। नंबर 1 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, और दूसरा महत्वपूर्ण एंजाइम आप ध्यान में रखेंगे टाइलिन, और इसको लारिये एमाइलेज कहते हैं। लारिये एमिलेज एंजाइम इसको कहा जाता है। ध्यान में रखेंगे कि भाई लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है और दूसरा टाइलिन या लारिये एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वो एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीबैक्टीरियल, यानी कि यह जीवाणुनाशक होता है, भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को यह नष्ट करता है। कौन सा, लाइसोजाइम एंजाइम। और टाइलिन एंजाइम जो होता है वह क्या करता है, माल्टोज को भोजन में कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। जैसे आपने आंवला खाया, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को किस में बदलता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और जैसे मान लो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। मुख्यतः पकी हुई कार्बोहाइड्रेट है उनका पाचन करता है। कच्ची आपने आंवला खाया, आंवला खाने के बाद थोड़ी देर पानी पिया
तो वह मीठा लगेगा। क्यों? उसमें जो स्टार्च था वह किस में बदल जाता है? शर्करा में बदल जाता है। तो टाइलिन एंजाइम या लारी एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। किसमें बदलता है? स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। ये ध्यान रखना। कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम। ठीक है। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट, दोनों ही कार्बोहाइड्रेट हैं। और ये माल्टोज शर्करा जो है यह भी कार्बोहाइड्रेट है। तो यह स्टार्च के ऊपर ये मीठी होती है, इसलिए जब भी अपने स्टार्च का, जब भी आप कोई कार्बोहाइड्रेट खाओगे, इनको चबाते रहोगे तो अपने आप ये माल्टोज शर्करा में बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि टाइलिन एंजाइम खुद ही शर्करा बनाता है। कौन सी शर्करा? स्टार्च को शर्करा में चेंज करता है। इसका एमिलेज, लार ये एमाइलेज एंजाइम या टाइलिन एंजाइम। पूछ ले कोई भी, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आप बता देंगे लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। टाइलिन एंजाइम का दूसरा नाम क्या है? लार ये एमाइलेज है। और कौन सा एंजाइम पाया जाता है लार में? लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जो आंसुओं में भी पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम। और काम क्या है इनका? कि भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है। अलग से प्रश्न बनेंगे इनके लार के कार्य क्या क्या हैं, लार से कौन सा लालारस के क्या कार्य हैं, अलग से अपन बताएंगे। लेकिन पाचन, मुख में पाचन, इतना ही आप लिखेंगे। सिंपल सी बात। मुख में पाचन में, कि मुख में भोजन को क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। धातु के द्वारा इसकी लुगदी बना लेंगे। लार के लालारस, लार ग्रंथियों द्वारा इसमें लालारस मिला दिया जाता है। लालारस में दो प्रकार के एंजाइम होते हैं, एक तो लाइसोजाइम और दूसरा टाइलिन एंजाइम। लाइसोजाइम जीवाणुओं को नष्ट करता है और टाइलिन एंजाइम जो होता है वह स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन अमाशय पाचन। कौन सा? अमाशय पाचन। सिंपल सा है, आप लोग याद करेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए, अमाशय पाचन आप 10th लेवल के हिसाब से बता रहा हूँ, 12th में बहुत बड़ी क्लास होती है। अमाशय में जो अमाशय की जो दीवारें होती हैं उससे एक रस स्रावित होता है जिसको जठर रस कहते हैं। कौन सा? जठर रस या गैस्ट्रिक जूस। स्टोमेक की जो दीवारें जो होती हैं उससे गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है, जठर रस स्रावित होता है। इस जठर रस में कई एंजाइम, 3 प्रकार के मुख्यतः एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से? 2 बात ध्यान रखेंगे। अमाशय की जो दीवारें हैं उनसे कौन सा रस स्रावित होता है? गैस्ट्रिक जूस। और एक और बात है, इसमें ऑक्सिंटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऑक्सिंटिक कोशिकाएं, अमाशय की जो दीवारें होती हैं उसमें ऑक्सिंटिक सेल या पेराइटल सेल्स भी कहते हैं इनको। पेराइटल सेल्स या ऑक्सिंटिक सेल या पेराइटल सेल्स भी पाए जाते हैं। ये सेल्स जो होती हैं वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित करती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करती हैं। ठीक है। तो 2 चीजों से भोजन का मुख्यतः पाचन होगा यहाँ पर, गैस्ट्रिक जूस से और HCl से। क्या क्या काम है इनके देखिए। अब अपन चर्चा करते हैं। 2 चीज आ गई कि भाई जठरस में या अमाशय में मुख्यतः 2 चीज कौन कौन सी हैं? नंबर 1, और भी होती है लेकिन आपके कोर्स में यही है, एक तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरा होता है गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस। दोनों से प्रश्न बनते हैं आप लोगों से, HCl से भी और गैस्ट्रिक जूस से भी। HCl जो होता है यह क्या करता है भाई? इसका काम, यह पहली बात आप ध्यान में रखो, HCl किससे सीक्रेट होता है भाई? ऑक्सिंटिक सेल्स या पेराइटल सेल। किससे स्रावित होता है? ऑक्सिंटिक कोशिकाओं से या पेराइटल कोशिकाओं से यह स्रावित होता है। काम क्या है इसका? नंबर पहला तो काम क्या है? यह है प्रोपेप्सिनोजन। प्रोपेप्सिनोजन जो एंजाइम है उसको पेप्सिन में बदलता है, एंजाइम को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है, सक्रिय पेप्सिन उसमें बदल देता है। दूसरा, एसिडिक मीडियम या भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। एसिडिक मीडियम प्रदान करता है भोजन को। कौन सा माध्यम प्रदान करता है? एसिडिक मीडियम। एसिडिक जो भोजन में, अमाशय में किस प्रकार का माध्यम होता है? मीडियम जो होता है एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है भोजन को। तीसरी बात क्या है?
भोजन के कठोर पदार्थ जो होते हैं, कठोरतम कणों को यह गलाता है। ठीक है, भोजन के जो कठोर कण हैं उनको यह गलाएगा। और नंबर 4, भोजन को सड़ने से बचाता है। इस पेप्सिन के अलावा अन्य एंजाइमों को भी ये सक्रिय करता है। तो ये मुख्य बातें ध्यान में रखें कि HCl जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या काम करता है कि एक तो भोजन को सड़ने से बचाता है, दूसरा निष्क्रिय एंजाइम जो होते हैं जठरीय रस के, गैस्ट्रिक जूस के जो निष्क्रिय एंजाइम होते हैं उनको ये सक्रिय करता है। जैसे प्रोरेनिन को रेनिन में बदलेगा, प्रोपेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलेगा, प्रो नहीं है यहाँ पर, पेप्सिनोजन को किस में बदलेगा, पेप्सिन में बदलेगा। ठीक है, इसके अलावा भोजन में जो कठोर पदार्थ है उनको क्या करेगा भाई, ये गलाता है और भोजन को सड़ने से बचाता है। इस प्रकार आप लोग ध्यान में रखेंगे ये HCl का कार्य है। और यह जो पाइलोरिक वाल्व है उसकी भी क्रियाविधि को कंट्रोल करता है। भाई अमाशय के दोनों तरफ 2 वाल्व होते हैं, एक तो कार्डियक वाल्व और दूसरा पाइलोरिक वाल्व। दोनों को ये बंद रहेंगे ना, तब अमाशय में ये फैलेगा सिकुड़ेगा। इसको कहते हैं क्रमांकुंचन गति। ठीक है, इसके कारण भोजन आराम से मथ जाता है अमाशय में जाकर के, और उसमें कई एंजाइम मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, अब ये मथेगा और ये HCl ऑक्सीडेटिव कोशिकाओं के द्वारा डाला जाएगा। इसके अलावा गैस्ट्रिक जूस भी इसमें पाया जाता है, और गैस्ट्रिक जूस में मुख्यतः 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। गैस्ट्रिक जठररस में कितने एंजाइम पाए जाते हैं, 3 एंजाइम पाए जाते हैं। आपने देखा है कि जब भी अपन पेप्सी वगैरह लाते हैं, वैसे लानी नहीं चाहिए, मैंने बता दिया पहले क्लास में, तो पेप्सी लाते ही अमाशय में चली जाती है। ठीक है, एक लड़की पेप्सी लेके आती है और मम्मी को नहीं बताती है, सीधे अमाशय में ले जाती है। तो क्या कहती है कि पेप्सी लाई रे और अमाशय में गई रे, पेप्सी लाई रे और अमाशय में गई रे, पेप्सी लाई रे, अमाशय में गई रे। यानी कि अमाशय में कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं, गैस्ट्रिक जूस में, अमाशय के में एक तो पेप्सिन, नंबर 1 पेप्सी से पेप्सिन एंजाइम सीक्रेट होता है, दूसरा लाइपेज, और तीसरा रेनिन। तीसरा एंजाइम कौन सा सीक्रेट होता है, रेनिन। यानी कि पेप्सी लाई रे और अमाशय में गई रे, पेप्सिन लाइपेज और रेनिन। पेप्सिन लाइपेज और रेनिन एंजाइम जो होते हैं वो किससे सीक्रेट होते हैं, अमाशय में, गैस्ट्रिक जूस से सीक्रेट होता है। पेप्सी लाई रे, पेप्सिन लाइपेज और रेनिन, ये एंजाइम। अब अपने का काम क्या है इनका, देखो पेप्सिन जो होता है पेप्सिनोजन के रूप में सीक्रेट होता है। पेप्सिन जो होता है किसके रूप में, पेप्सिनोजन के रूप में सीक्रेट होता है। और पेप्सिनोजिन जो होता है यह HCl की उपस्थिति में किसमें बदल जाता है, पेप्सिन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, पेप्सिन में बदल जाता है। ठीक है, और पेप्सिन किसका पाचन करता है, यह प्रोटीन का पाचन करता है। ये ध्यान में रखेंगे, एक लाइन लिख लेंगे, प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, पेप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। इसके अलावा लाइपेज जो होता है वह किसका पाचन करता है, भाई वसा का पाचन करता है। इतनी बात लिख लेंगे, बहुत सारी बातें हैं इनके बारे में, लेकिन आप इतनी बातें ध्यान में रखेंगे। फिर रेनिन जो होता है उसको कहते हैं कर्डिंग एंजाइम। क्या कहते हैं, कर्डिंग एंजाइम कहते हैं। कर्डिंग एंजाइम मतलब ये रेनिन एंजाइम जो होता है ना, वह नवजात शिशुओं में, बच्चों में, नवजात शिशु छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको गोद में आप खिलाते रहते हो, उनमें रेनिन एंजाइम पाया जाता है। मनुष्य में, वयस्क मनुष्य में रेनिन एंजाइम नहीं पाया जाता है। ये क्या करता है भाई, ये कर्डिंग एंजाइम क्यों कहते हैं भाई, यह दूध को दही में बदलता है। किसमें बदलता है, दूध को दही में बदल देता है। यह दूध को कैसे बदलता है, ये 12th क्लास की बात है, लेकिन आप ये ध्यान में रखेंगे कि दूध को केसिन को पहले ये पैराकेसिन में बदलता है। पैराकेसिन जो होता है कैल्शियम के साथ क्रिया करता है और कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल जाता है, फिर उसका पाचन पेप्सिन कर देता है। इस प्रकार की क्रियाविधि होती है, आपको 12th क्लास में बताएंगे। लेकिन ये ध्यान में रखें कि गैस्ट्रिक या जठर रस जो होता है उसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिनोजन, लाइपेज और रेनिन। ठीक है, फिर इधर ध्यान में रखेंगे HCl जो होता है वह क्या काम करता है। आप लोगों से पूछ ले
HCl कौन सी कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है? तो आप बताएंगे ऑक्सिंटिक कोशिकाओं के द्वारा। ऑक्सिंटिक कोशिकाओं का दूसरा नाम क्या है? पेराइटल कोशिकाएं हैं। क्या काम करता है मैंने बता दिया, पेप्सिन जो जठरस के जो एंजाइम्स जो होते हैं उनको सक्रिय करता है। जैसे पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल देता है, प्रोरेनिन को रेनिन में बदल देता है, ठीक है। और भोजन को अम्लीय माध्यम एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। अरे किसी में अम्ल मिलाएंगे वह खट्टा ही तो होगा, तो अमाशय में भी खट्टा हो जाता है माहौल, ठीक है। अम्लीय माध्यम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो स्रावित होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी पूछ लेते हैं अमाशय में कौन सा अम्ल सीक्रेट होता है, तो दैट इज HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर भोजन में उपस्थित कठोरतम जो कण है, कठोर कण जो है, आपने चने खा लिए काफी कठोर हो गए, उनको भी तो गलाने का काम करेगा, तो ये कठोरतम कणों को ये गलाता है। भोजन में जो जीवाणु आ गए हैं उनको भी नष्ट करता है, ये भी ध्यान रखना। भोजन में जो जीवाणु आ गए हैं लाइसोजाइम से बच करके और उसको पचाता है, ठीक है, उनको नष्ट करता है। और भोजन को 3-4 घंटे भोजन अमाशय में रुकता है, तो यह भोजन को क्या करेगा, सड़ने से बचाएगा, ठीक है। फिर ये जो अमाशय के जो दोनों वाल्व हैं उनकी क्रियाविधि को भी रेगुलेट करते हैं, उनको ये करते हैं कि भाई ये खुले नहीं, वाल्व खुल गए तो वो आंत्र में चला जाएगा, आंत्र में चला जाएगा तो अमाशय का काम बाकी रह जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये चीज आप लोग ध्यान में रखें। कई बार आप लोगों से पूछ लेते हैं एसिडिटी किसे कहते हैं? एसिडिटी अम्ल एसिड होता है, कौन सा अम्ल होता है भाई? HCl होता है। और एसिडिटी किसे कहेंगे? कि इस अम्ल की मात्रा ज्यादा स्रावित हो जाती है तो पेट में जलन लग जाती है, जो राजस्थानी भाषा में कहते हैं पेट में बास लाग रही, तो जो जलन जो होती है पेट में उसको क्या कहेंगे? एसिडिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? एसिडिटी कब होती है? या तो पेट बिल्कुल खाली हो, ठीक है, या फिर आपने ज्यादा चीजें खा ली हो, ज्यादा खाने से भी एसिडिटी हो जाती है और भूखे रहने से भी एसिडिटी हो जाती है। अब आप लोग पूछेंगे एसिडिटी को दूर कैसे करें, तो इसके लिए एंटासिड पदार्थ पाया जाता है, एंटासिड, ठीक है। एसिडिटी को एंटासिड पदार्थ जैसे है इनो साल्ट जो होते हैं वो एंटासिड पदार्थ है, वो एसिडिटी को दूर करते हैं, ठीक है। और जिसको कहेंगे ना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो भी एसिडिटी को दूर करता है, ठीक है। जैसे इनो साल्ट वगैरह इनमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही होते हैं, तो ये एसिडिटी को दूर करते हैं। ये था अमाशय में पाचन, ठीक है। अब अपन चलेंगे गृहिणी में पाचन या छोटी आंत्र में पाचन। फिर पाचन की प्रक्रिया फिनिश होगी, किसमें पढ़ेंगे? गृहिणी में पाचन। अमाशय में भोजन का पूरा पाचन नहीं होता है, थोड़ा बहुत पाचन, जिसको कहते हैं पार्शियली डाइजेशन या आंशिक पाचन होता है अमाशय में। पूरा पाचन कहां पर होता है? छोटी आंत्र। तीसरा पॉइंट लेंगे अपन, छोटी आंत्र या गृहिणी में पाचन। देखो गृहिणी में क्या होता है, गृहिणी में एक तो 2 प्रकार के रस बाहर से आकर के मिलते हैं। गृहिणी की जो दीवारें हैं उनसे भी रस स्रावित होता है, ठीक है। एक तो दीवारों से स्रावित रस, गृहिणी की दीवारों से रस स्रावित होता है, दीवारों से एक रस स्रावित होता है जूस, ठीक है। और बाहर से रस मिलते हैं गृहिणी में, बाहर से रस, ये ध्यान में रखेंगे। दीवारों से जो रस सीक्रेट होते हैं उसको कहते हैं आंतरीय रस, ठीक है। आंतरीय रस, आंतरीय रस में कई प्रकार के एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं ये अपन बाद में चर्चा करेंगे। कई एंजाइम पाए जाते हैं आंतरीय रस में भी। और बाहर से रस स्रावित होता है, कौन कौन से? 2 रस बाहर से स्रावित होते हैं गृहिणी में, बाहर से आकर के भोजन में मिलते हैं, मतलब आहार नाल के अंदर सीक्रेट नहीं होते हैं। दूसरा ऑर्गेन उसका बनाता है जूस, फिर वो नलिकाओं के माध्यम से किसमें सीक्रेट कर देता है? गृहिणी में सीक्रेट कर देता है। तो 2 रस कौन कौन से हैं? नंबर 1 अग्नाशय रस, पैंक्रियाटिक जूस, अग्नाशय रस जिसको पैंक्रियाटिक जूस भी कहते हैं, पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है। और दूसरा पित्तरस। 2 प्रकार के रस भोजन में मिलते हैं। अग्नाशय रस में कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। यह है अग्नाशय रस जो होता है उसको कंप्लीट, जिसको कहते हैं पूर्ण पाचक रस,
कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं इसको, है ना, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस या पूर्ण पाचक रस इसको अपन कहते हैं अग्नाशय रस को। और पित्तरस जो होता है इसमें क्या पाए जाते हैं भाई, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं खूब सारे। कौन कौन से पाए जाते हैं चर्चा करेंगे। पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। और पित्तरस जो होता है इसमें पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। तो फिर भाई क्यों स्रावित होता है, तो आप ध्यान में रखेंगे पित्तरस जो होता है उसमें यह वसा का पायसीकरण, इमल्सीकरण करता है, इमल्सिफिकेशन, वसा का पायसीकरण करता है। वसा का पायसीकरण करता है। पायसीकरण का मतलब क्या है, वसा के बड़े बड़े जो कण जो होता है ना, इमल्सिफिकेशन कहते हैं पायसीकरण को इंग्लिश में। और इसमें वसा के जो बड़े बड़े कण जो होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है। इसको अपन कहते हैं इमल्सिफिकेशन या वसा का पायसीकरण। इसे क्या कहते हैं, वसा का पायसीकरण कहते हैं। और जब तक वसा का पायसीकरण, घी तेल अगर अपन खाते हैं ना, जब तक इसका इमल्सिफिकेशन नहीं होता ना, तब तक इसके ऊपर अग्नाशय रस के जो पचाने वाले एंजाइम है वह कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से पूछ ले भाई पित्तरस का निर्माण कहां पर होता है, तो इसका निर्माण तो होता है लीवर में, फॉर्मेशन तो लीवर में होता है, लेकिन इसको एकत्र कलेक्ट किया जाता है किसमें, गोल ब्लैडर में, पित्ताशय में। किसमें कलेक्ट किया जाता है, गोल ब्लैडर में कलेक्ट किया जाता है, एकत्र किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार पित्तरस में वसा का ये पायसीकरण करता है। इसका फॉर्मेशन कहां पर होता है, फॉर्मेशन होता है लीवर में। और यह सीक्रेट जो होता है इसका, यानी कि एकत्र किया जाता है, इसको कलेक्ट किया जाता है किसमें, गोल ब्लैडर में। गोल ब्लैडर में इसको कलेक्ट किया जाता है। ये क्या करता है, वसा का इमल्सिफिकेशन करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड। ठीक है, इमल्सिफिकेशन किसे कहते हैं, जो लिपिड जो होती है उसके बड़े बड़े जो लार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं उसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में चेंज करता है। और स्मॉल, उसके जैसे साबुन धोता है ना मेल को, उसी प्रकार जैसे मिसेल्स बनाता है, इसी प्रकार इसमें भी वसा के मिसेल्स बन जाते हैं और भोजन का पाचन होता है। इस प्रकार इन दोनों रसों की सहायता से और तीनों रसों की सहायता से गृहिणी में भोजन का पाचन होता है। ठीक है, इन एंजाइम की एंजाइम्स किस प्रकार से कार्य करते हैं ये अलग से अगली क्लास में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, पित्त के कार्य और अग्नाशय रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं ये अगली क्लास में बताएंगे। गृहिणी में ये पाचन हो गया। इसके बाद इसके जो अग्रांत्र या जेजुनम और इलियम जो होती है उनमें भोजन का, पचित भोजन का अवशोषण होता है। अवशोषण के बाद इसका मल द्वार के द्वारा या एनस के द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको कहते हैं इजेशन या बहिक्षेपण कहते हैं। तो दोस्त डियर स्टूडेंट, ये थी मुख्य क्लास आपके पाचन से संबंधित। ये शॉर्ट क्लास थी और आप लोगों को समझ में आई होगी। अगले अग्नाशय के एंजाइम्स और पित्त रस में पाए जाने वाले जो लवण हैं उनके बारे में, और अग्नाशय इसमें आंतरिक रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, उनके कार्य क्या हैं, अगली क्लास में आप लोगों से अपन बताएंगे। उनको पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।